चलिए सर हम पढ़ना शुरू करते हैं बिकॉज और कोई कनेक्ट होता हुआ दिखाई मुझे नहीं दे रहा, तो चलिए पढ़ते हैं। कल मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज कराया था, राइट? Yes, sir. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको ये बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज टू for the balancing for the balance condition of Wheatstone bridge, the resistance ratios of two arms must be equal. इसका मतलब है कि सर अगर आप याद करें तो वी हैड 4 रेजिस्टर एंड द फिफ्थ वन वाज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो उस केस में मैंने आपसे ये बोला था कि अगर मान लीजिए वी हैव रेजिस्टर्स लाइक दिस, लेट्स से ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है, एंड दिस वाज द फिफ्थ रेजिस्टर व्हिच इज बेसिकली इन द circuit that we discussed yesterday. This resistor was the resistance of galvanometer. मान लो ये कोई सा भी रेजिस्टर हो, डजंट मैटर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है एंड दिस वन इज R5, ठीक है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को या इस ब्रिज को हम बैलेंस्ड तब कहेंगे जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या तो आप ऐसे लिख लो या आप इसी को ऐसे भी कह सकते हो, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। if the resistance ratios on either side is same, then in that case the bridge will be balanced। और bridge balance होने का मतलब ये है बच्चे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ना, these two points would be on the same potential, समझे? मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, तो एक बात समझो कि द करंट इन दिस ब्रांच विल नॉट फ्लो, इट विल बी इक्वल टू 0। और क्योंकि आपको याद होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा अगर आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इफ इट इज बैलेंस्ड देन देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। ये आपको बताया था मैंने कल। इसका मतलब है इस वाले ब्रांच में करंट 0 होगा, और फॉर दैट टू हैपन ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस है और इसमें करंट 0, तो मुझे एक बात बताओ कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने इसके बीच में एक रेजिस्टर लगाया, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द पोटेंशियल्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स? ए और बी के पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा इफ द करंट इन दिस ब्रांच इज 0? बता सकते हो आप? बोलो। Same potential. सेम पोटेंशियल, वेरी गुड। कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस 0, तभी तो करंट बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो 0 बाय R विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नॉट बिकम 0, राइट? तो इसका मतलब है कि दीज टू पॉइंट्स शुड बी ऑन द सेम पोटेंशियल। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि देयर विल बी नो करंट इन द बैलेंस कंडीशन, देयर विल बी नो करंट इन द फिफ्थ ब्रांच जो मिडिल वाला है, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 0 होगा, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि उसके दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होगी। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, अब देखता हूं कि कितना दिमाग आपका चलता है। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इस तरह से, ऐसे ये ऐसे, ठीक है, and I have connected a cell, let's say this cell is of 10 volts, यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, this is of 2 ohm, this is of 4 ohm, this is of 3 ohm and this resistor is of 6 ohm and this is again 2 ohm। आपको बताना है what would be the current in this circuit, what will be the current that will flow through the cell। सेल के थ्रू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज इक्वल टू व्हाट, कितना करंट फ्लो होगा इस सेल के थ्रू, व्हाट वुड बी द नेट करंट एंड व्हाट विल बी द करंट इन ईच ब्रांच। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि सर मुझे एक बात बताओ, इज दिस ब्रिज अ बैलेंस्ड ब्रिज और नॉट? ये जो अभी हमने Yes, व्हीटस्टोन sir. ब्रिज बनाया है ये बैलेंस्ड है? Yes. तो ये जो मिडिल वाला ब्रांच है, मिडिल ब्रांच, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दैट मिडिल ब्रांच? 0. 0. वेरी गुड। और 0 होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आइदर साइड शुड बी, Same. या ऐसे क्या, सेम, पोटेंशियल ऑन आइदर साइड शुड बी सेम। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ सर, ये अगर सेल है, ये सेल 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 0 मान लो तो यहाँ पे 10 मान सकता हूँ, बोलना पड़ेगा सर। Yes. और ये अगर यहाँ पर 10 है तो सर यहाँ पर भी 10 होगा, बिकॉज ये कंडक्टर ही तो है, ये कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है, तो सर यहाँ से यहाँ कंडक्टर है, तो ये अगर 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 0, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा सर 10 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 नहीं आ रहा सर। सर इस एंड पे 10 है और इस एंड पे 0 है, तो 10 माइनस ऑफ 0 इज 10। ये तो 0 नहीं आ रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर मतलब यह है कि ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इसमें। दिस इज नॉट द व्हीट स्टोन ब्रिज। भाई व्हीट स्टोन ब्रिज या बैलेंस कंडीशन होने के लिए द मिडिल ब्रांच, द करंट इन द मिडिल ब्रांच शुड बी 0, और द आप ये कह सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मिडिल ब्रांच शुड बी 0। बट अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जबरदस्ती कह दोगे करंट 0 होगा। नहीं होगा सर, यहाँ पर करंट 0 नहीं होगा, करंट इज नॉन 0। इसका मतलब है यू कैन नॉट रिमूव दिस मिडिल ब्रांच। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? आप इस Yes. मिडिल ब्रांच को रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अगर आप इस मिडिल ब्रांच को रिमूव नहीं कर सकते तो क्या आप रिमूव नहीं कर सकते तो फिर कैसे सर्किट सॉल्व करोगे? तो सर कुछ नहीं, फिर विल गो बाय द बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है सर? ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर सीरीज में दिखाई दे रहा होगा आपको। दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर आर आल्सो इन सीरीज। इज इट करेक्ट? Yes. और मैं आपको याद दिला दूं कि सीरीज में रेजिस्टर्स के सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 एंड सो ऑन। और रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। दीज आर द फॉर्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल, राइट? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 4, दिस इज 6, 4 प्लस ऑफ 6 इज 10, दिस इज 2, दिस इज 3, तो दिस वुड बी इक्वल टू 5। इसका मतलब आई कैन सिंप्लीफाई द सर्किट लाइक दिस कि ये आपका रेजिस्टर है 10 ओम का, ये 2 ओम का, एंड द लास्ट रेजिस्टर दैट वी आर हैविंग इज ऑफ 5 ओम, ये 5 ओम का। क्लियर हो गई बात? और यहां से आपका सेल लगा हुआ है, यहां से आपका सेल लगा हुआ है, एंड सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स। ठीक है सर? सर तो अब ये ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज फॉर द बैलेंस कंडीशन द करंट इन द मिडिल ब्रांच शुड बी 0। बट इसमें देयर इज नो एनी केस कि इसमें बीच वाले ब्रांच में करंट 0 कर सके आप। समझ रहे हैं? तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर मी, ऐसा समझो। सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन अगर होता है, इसका मतलब है कि द मिडिल ब्रांच शुड हैव अ 0 करंट। बट यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मिडिल ब्रांच में करंट 0 होगा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज द सेल इज इटसेल्फ कनेक्टेड टू द मिडिल ब्रांच। और अगर किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में सेल मिडिल ब्रांच के अक्रॉस कनेक्टेड हो जाए तो फिर उसमें करंट 0 नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Okay. Now, how these three resistors are connected? 10, 2, Parallel. and 5 parallel. So let us find the equivalent resistance of this 1 by 10 plus 1 by 2 plus 1 by 5. Take the LCM, solve it to get the R equivalent. So you will get the value of R equivalent from this, and then you will only have to use I is equal to potential difference, that is 10, divided by जो भी R equivalent यहाँ से solve करके आएगा वो रख दो, you will get the value of current. If it's clear, can we proceed? नोट कर लीजिए इसको। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ये आप खुद से सॉल्व करोगे 1 by 10 plus 1 by 2 plus 1 by 5, and you will finally put this value in the formula of current, that is V by R equivalent, and you will get the result of current. ठीक है? Yes, sir. ओके, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। मतलब हर 5 रेजिस्टर वाले कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज ही होंगे जरूरी नहीं है। ठीक है? नोट कर लिया हो तो बताइएगा ताकि हम इसको तो खत्म करें ना। हो गया सर। हो गया सर, अच्छा सर। चलिए अब नॉर्मल वाले ले लेता हूं। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बिकॉज द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द मिडिल ब्रांच इटसेल्फ। अच्छा बेटे, अगर ऐसा हो जाए, मैं एक मार्क का क्वेश्चन जो सीबीएसई वाले पूछते रहते हैं वो मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद फिर मैं कुछ और भी क्वेश्चंस और भी कुछ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो एक मार्क का क्वेश्चन समझिए। जो आपका जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज होता है
वो ऐसे बनता है, ऐसे, और ये मिडिल ब्रांच में आपका गैल्वेनोमीटर होता है, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, राइट, और ये आपका सेल कनेक्टेड होता है, दिस इज हाउ द सेल इज कनेक्टेड। ये तो हमारा नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अब अगर आपसे यही बोला जाए कि सर ये ऐसा, ये रेजिस्टर्स वही के वही, ये रेजिस्टर वैसे ही के वैसे, ये रेजिस्टर वैसे ही के वैसे, आपसे बोला कि इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी हैव कनेक्टेड अ सेल, गैल्वेनोमीटर को हमने यहां लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया है। अब मुझे ये बताओ, अब आपसे क्या पूछते हैं, वो जनरली आपसे पूछते हैं कि अगर इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर से क्वेश्चन सुनो, मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा थोड़ी देर में, बट पहले सुन लो कि आपसे ये कहा जाएगा कि इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को, गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, तो इस केस में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विल देयर बी एनी difference on the balanced condition or balanced condition will remain same? ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है सर। क्वेश्चन बस इतना है कि अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात सुन लो, नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अभी तो आपने कहा था मिडिल ब्रांच से सेल लग गया तो उसमें करंट जीरो नहीं होगा। बेटा एक बात समझो, बैलेंस्ड की कंडीशन क्या है बेटे, सारे बच्चे बोलेंगे बैलेंस की कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होना चाहिए, टेल मी फास्ट। जीरो, जीरो, इसका मतलब है इसमें करंट शुड बी जीरो, और फॉर दिस करंट टू बी जीरो मैं ये कह सकता हूं ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल शुड बी सेम, और हो सकता है बिकॉज इसके अक्रॉस सेल नहीं है। एक बात याद रखिए कि सेल के अक्रॉस अगर आप देखते हैं, मान लीजिए कि ये मैं सेल कहता हूं, मान लीजिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो आप ये कहेंगे सर ये जीरो, अगर मैं यहां पर जीरो मान लूं तो सर ये भी जीरो, और यहां पर 10 मान लूं तो सर ये भी 10 है। मतलब सेल के दो साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सेल वाले ब्रांच में 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो नहीं होगा, वो उतना ही होगा जितना सेल का पोटेंशियल है या वोल्टेज है, ठीक है। चलो अब फिर से देखो, और देखो और देखो और देखो, ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला इक्वल हो सकता है और करंट जीरो हो सकता है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब चलो यहां देखते हैं, सर यहां पर का पोटेंशियल अगर मान लो सेल 10 वोल्ट का है, तो यहां पर अगर मैं जीरो मान लूं तो यहां पर मुझे 10 मानना पड़ेगा, तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये तो सेल है, उसके अक्रॉस जीरो नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। करंट जीरो किस में होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो करना है, मुझे आईजी जीरो करना है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर वी हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी हो सकता है, क्योंकि इसके अक्रॉस थोड़ी ना सेल कनेक्टेड है। मैं ये बात समझ में भाई, अगर मैं रेजिस्टर ऐसे ले लूं तो इसके इस एंड पे अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इस एंड पे भी 10 वोल्ट लगा सकता हूं ना मैं। रेजिस्टर अगर है तो उसके साथ में ये काम कर सकता हूं कि उसके दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मैं सेम कह सकता हूं, सेम हो भी सकता है। बट अगर इंस्टेड इफ यू हैव अ सेल, तो सेल के केस में याद रखिएगा कि सेल के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। अगर इफ देयर इज अ वोल्टेज ऑफ जीरो एट वन एंड, तो देयर वुड बी सम नॉन जीरो वोल्टेज एट अदर एंड, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, कंडीशन ये है कि फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड द करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच शुड बी इक्वल टू जीरो, और गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट जीरो तब भी हो सकता है जब वो बीच में कनेक्टेड हो, या तब भी हो सकता है जब वो बाहर कनेक्टेड हो, एंड इन बोथ द केसेस द कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विल रिमेन सेम। मतलब अभी भी कंडीशन वही रहेगी, R1 R2 R3 R4, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 R3 R4। मैं साथ साथ एक और बार आपको एक और चीज बना के दिखाता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। बट अगर सोचो ऐसा हो, सुनना मेरी बात, एक जैसा भी मैंने क्वेश्चन पूछा था वही सर्किट मैं दोबारा फिर से बना के आपके दिमाग का डाउट मैं पूरा क्लियर कर दूं, कि अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं सर ऐसा हो कि यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है, सुनना ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है, और मैं आपसे कहूं कि सेल मैंने इसी के साथ कनेक्ट कर दिया, अब बताओ, अब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या कभी जीरो हो सकता है? सोचना। अब मान लो मैंने 10 वोल्ट का सेल ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जीरो मानूंगा तो ये 10 मानूंगा, इसका मतलब ये 10 है तो ये जीरो है। अब क्या गैल्वेनोमीटर का करंट कभी भी जीरो होगा? कैन आईजी बी इक्वल टू जीरो?
टेल मी फास्ट, व्हाट हैपेंड? No. अब तो इसका जीरो नहीं हो सकता ना, बिकॉज दीज टू पॉइंट डजंट हैव द सेम पोटेंशियल। तो अब कभी भी जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अक्रॉस करंट जीरो। इसका मतलब है कि अगर आप सेल को डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस लगा दोगे तो फिर ये बैलेंस कंडीशन वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। नो बैलेंस कंडीशन इज पॉसिबल, नो बैलेंस्ड कंडीशन इज पॉसिबल, कंडीशन इज पॉसिबल। मतलब कब? जब आप सेल को डायरेक्टली किसके अक्रॉस लगा दो, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो फिर बैलेंस कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बट 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 अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को जस्ट इंटरचेंज करो तो फिर बैलेंस कंडीशन पॉसिबल। समझ आ गया? कुछ तो बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे समझ आ गया? No, Sir, sir. balance वाला और एक बस. फिर से सुनो, मैं फिर से बताता हूं कि देखो, इफ यू जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन। बिकॉज अगर आपने पोजीशन को सिर्फ इंटरचेंज किया है ना, तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर जीरो तो हो ही सकता है ना बेटे। देखो, करंट टू बिकम जीरो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि द पोटेंशियल एट द टू पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी सेम। ठीक है बेटा? मान लो अगर गैल्वेनोमीटर यहां पर है तो इसके अक्रॉस अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल V होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। और क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल यहां पर सेम हो सकते हैं, पॉसिबल है। इसी तरह से अगर गैल्वेनोमीटर का दूसरा वाला अरेंजमेंट लिया, यहां पर ऐसे लगा दिया, तो इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है? नहीं आ रही बात समझ में? बट अगर तीसरा सिचुएशन देखो कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ही मैंने सेल लगा दिया, गैल्वेनोमीटर पे ही सेल लगा दिया अगर एग्जैक्टली, तो अब गैल्वेनोमीटर के इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। वो उतना ही होगा पोटेंशियल का डिफरेंस जितना सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। बेटे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक रेजिस्टर है और इसके साथ मैंने एक सेल लगा दिया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, तो इस रेजिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज कितना है? जिसने अभी पूछा था, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर? 10. 10। तो वही बात तो यहां पर भी है ना कि अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आपने सेल लगा दिया है तो whatever is the voltage of the cell, the same will be the voltage of the galvanometer। तो ये वोल्टेज जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब है करंट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई? बट यस, अगर सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज किया है कि मतलब अगर अंदर गैल्वेनोमीटर को नहीं लगा के हम बाहर लगा दें गैल्वेनोमीटर और सेल को अंदर लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, लिख लो। If the position of galvanometer and the cell are interchanged, if the position of galvanometer and cell are interchanged, Sir, can you repeat? yes, I'll repeat. If the position of cell and galvanometer are interchanged, if the position of cell and galvanometer are interchanged, if the position of cell and galvanometer are interchanged, then the balance condition, then the balance condition of Wheatstone bridge then the balance condition of Wheatstone bridge remains unchanged. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन।
तो ये तो सर ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट के अब इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को और भी डिफरेंट फॉर्म्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? बट बिफोर आई डू दैट, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ, जल्दी से, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन जहां पर आपको फॉर्मूला समझ आ जाए। उसके बाद आई विल ड्रॉ द अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आल्सो। तो ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, यहां से एक सेल लगा दिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, विद इन अ मिनट आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है? ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है? ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम है। और आपसे मैंने ये बोला कि दिस इज ऑफ 10 वोल्ट, दिस सेल इज ऑफ नॉट 10 वोल्ट, रादर इट इज 20 वोल्ट सेल। तो आपको बताना व्हाट वुड बी द करंट। करो, हाउ मेनी रेजिस्टर यू कैन सी हियर? कितने रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी रेजिस्टर यू फाइंड हियर? 5. Whenever you have 5 resistors, think about the Wheatstone bridge. पहले तो दिमाग में एक स्ट्राइक करना चाहिए, दिमाग की बत्ती जला लो कि जब भी whenever there are 5 resistor, तो दिमाग की बत्ती जलाओ कि भाई ये Wheatstone bridge है। Whether it is balanced or not, वो आप चेक करोगे। वो कैसे चेक करोगे? बाय द रेशियो, ठीक है? अगर वो चेक कर रहे हो आप बाय द रेशियो, तो आप देखो इधर का 2/6 इज 1/3, 4/12 इज ऑल्सो 1/3। या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 2/4 is 1/2, 6/12 is 1/2. So ratios are same or not? Yes. Because the ratio is same. मतलब अगर मैं इसको R1 कह लेता हूं, इसको R2 कह लूं, इसको R3 कह लूं और इसको R4 कह लूं, तो मैं ये कह सकता हूं as R1 upon R2 is exactly equal to R3 upon R4 because the ratio is same. तो मैं ये कह सकता हूं कि this bridge is balanced. And in the case of balanced bridge, what will happen to this resistor? What will happen to this resistor? If the bridge is balanced, what will happen to this resistor? What will be the value of current in this 3 ohm resistor? Of course it would be 0. तो बेटा अगर किसी रेजिस्टर में करंट ही नहीं हो तो उस रेजिस्टर को कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना? तो उस रेजिस्टर को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब आपके लिए रेजिस्टर है ही नहीं, यू कैन रिमूव दैट रेजिस्टर, ठीक है? तो अब अगर आप यहां से इस रेजिस्टर को रिमूव कर दो, ये रेजिस्टर यहां से हटा दो, ये हट गया, इमेजिन करो ये है ही नहीं। तो हाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड? 2 ohm और 4 ohm कैसे कनेक्टेड है? आर दे इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज। सिमिलरली 6 and 12 इज आल्सो इन सीरीज। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, 2 और 4 इज इन सीरीज, तो आई कैन रिप्लेस these two resistor by a single resistor of 6 ohm. These two are in series, तो I can replace it by 18 ohm, ठीक है? और इसके अक्रॉस हम सेल कितना ले रहे हैं? तो इसके अक्रॉस वी आर टेकिंग अ सेल ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है? अब सर ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है? हाउ दीज आर कनेक्टेड? दीज टू, आई मीन 6 and 18, obviously they are in parallel. So because they are in parallel, now we can apply the formula of parallel. Yes, sir. तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखो बिल्कुल सही है कि आप 1/6 प्लस 1/18 कर ले, ठीक है? या मुझे डायरेक्टली ये याद हो चुका है तो मैं ऐसे भी डायरेक्टली लिख देता हूं, अगर आप लोग भी याद कर लो तो अच्छी बात है। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, डायरेक्ट मैं R इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूं। ये वहीं से आया है 1 अरे नहीं, क्या हुआ? ये वहीं से आया है 1/R1 प्लस 1/R2 से ही ये रिजल्ट आया है। अगर आपको भी याद हो जाए तो याद कर लो, अच्छी बात है, थोड़ा सिंपलीफिकेशन कम हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 into 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ऑफ 18। तो अगर 6 into 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 108 and divided by 18 plus of 6 is 24. Clear है? We have got the value of resistance. Now what will be the value of current? तो current कुछ नहीं सर, current voltage 20. Did you understand the basic thing? Yes, sir. Hurry up, note करो, आगे बढ़ते हैं। Done. ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अदर फॉर्म्स मैं आपको दिखाता हूं। व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो देखिए सर, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के मतलब इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को अलग अलग तरीके से और कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटे अगर ऐसे लगा हुआ हो रेजिस्टर्स, ये ऐसे,
ये और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है। देखो वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट ये अभी हमें नहीं पता, बट इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ यू हैव 5 रेजिस्टर्स, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर, तो इट इज अनडाउटेडली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो हम चेक करेंगे, बट ये 5 रेजिस्टर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज है सर। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं आर 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 ऐसे, ये पॉइंट पी है और ये मान लीजिए क्यू है, तो अब याद रखिएगा बेटा कि ये जो दो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले दो, दे विल फॉर्म 2 साइड्स, ये 2 साइड, और ये जो रेजिस्टर है ये बीच वाला है। नहीं आया? आया सर। आ गया। तो इसका मतलब है कि हमें अगर ऐसा बना हुआ हो तो टू चेक द बैलेंस कंडीशन, इसका और इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो, देख लो वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब इस बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये बीच वाला। ठीक है, ये बिल्कुल वही यही है जो आपको बना रखा है यहाँ पर, है ना। आप इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो और आप इसको रिमूव कर सकते हो अगर इफ इट इज बैलेंस्ड। तो ये भी एक फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करने का। ठीक है बेटे, दूसरा फॉर्म इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करने का ऐसा भी है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद उस फॉर्म में लाके दिखाऊंगा आपको कि ये ऐसे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आर 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 आर, ये ऐसे रेजिस्टर्स कनेक्टेड है आर 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 आर, यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट। लेट मी कंसीडर दिस पॉइंट एज पी, लेट मी कंसीडर दिस एज पॉइंट क्यू। अब देखो, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट बच्चों, ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है सर, ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि ये पी पॉइंट को मैं उठा के ऐसा रोटेट कर दूं दैट इट गोज टू लेफ्ट एंड क्यू पॉइंट गोज टू राइट? क्या कैन आई डू दैट? टेल मी यस और नो, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड। इफ आई डू दिस कि मैं पी पॉइंट को उठा के लेफ्ट में पहुंचा दूं और राइट क्यू पॉइंट को राइट में पहुंचा दूं, ठीक है, द वे यू ओपन अप envelope, in the same way can I open up this circuit by making this point P to go towards left and bringing this point Q towards right? ऐसा कर सकता हूं बेटे? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो what kind of arrangement will you be getting? सोच के देखो, इमेजिन करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये रेजिस्टर जो बीच ये वाला है ना, ये वाला वो वहीं का वहीं है, P पॉइंट इधर आ गया, ये P पॉइंट आ गया, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टर वहीं के वहीं है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने बस किसको उठा के इधर कर दिया, क्यू पॉइंट को, दिस इज योर क्यू पॉइंट। बाकी रेजिस्टर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बस पी के साथ जो 2 रेजिस्टर थे वो लेफ्ट में चले गए, तो ये आर 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 आर। क्या फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख गया? Yes. And now whether it is balanced or not, that we can check just by the ratios. So this is also a form of drawing the व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करने का तरीका है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Then वेरी गुड। चलो एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे एक और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे मीटर ब्रिज करवाता हूँ, बट उससे पहले क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन एक बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है, एग्जैक्टली यही नहीं पूछा जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूँ, बट इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसे ऑल ऑफ देम आर रेजिस्टर्स, ये एक ट्रायंगल में ऐसा, ये रेजिस्टर्स 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 एंड दिस इज अ रेजिस्टर, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये आपसे बोला ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है और ये फिर से 4 ओम है। आपसे बोला व्हाट वुड बी द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी एंड क्यू, पी और क्यू के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बच्चों हाउ मेनी रेजिस्टर्स कैन यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम? 6.
ऑफ कोर्स इट इज 6 रेजिस्टर्स। अब तो सर टेंशन हो गई कि आपने बोला व्हेनेवर यू हैव अ 5 रेजिस्टर यू कैन ट्रीट इट एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद आप ये चेक करोगे कि वेदर दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, बट हियर इज 6 रेजिस्टर। बट इस बात को सोचो, फॉरगेट अबाउट द 6th वन, फॉरगेट अबाउट द 4 ओम। आप सिर्फ इस अरेंजमेंट को देखो, इस अरेंजमेंट को, लुक एट दिस अरेंजमेंट। इज इट द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर और नॉट? Yes. है ना? मतलब इस नीचे वाले को अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ तो ऊपर वाला तो 5 रेजिस्टर है ना। ये ऐसी बात है, ये मतलब बिल्कुल सेम है कि अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि आई हैव मेड दिस ब्रिज लाइक दिस, ये एक ब्रिज मैंने बनाया और उसके साथ मैंने एक रेजिस्टर यहां पर कनेक्ट कर दिया, ऐसे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो इस रेजिस्टर से इस ब्रिज को थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है ना? इट विल रिमेन एज अ ब्रिज ओनली, राइट? तो इसका मतलब है कि इसकी बैलेंस कंडीशन अभी भी वही है। तो इसका मतलब जो मैंने सर्कल किया है ना रेड लाइन से, उस वाले पोर्शन को अगर देखो तो इट इज स्टिल अ व्हीटस्टोन ब्रिज। और जिसके हम बैलेंस कंडीशन को चेक करेंगे तो चेक करो 2 और 4 और 3 और 6 रेशियो अगर निकालोगे तो द रेशियो इज 1/2। एम आई राइट? Yes, sir. इसका मतलब सर इस वाले ब्रांच में करंट विल नॉट फ्लो, एंड बिकॉज देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच, इसका मतलब है कि आई कैन रिमूव दिस ब्रांच फ्रॉम हियर। इस ब्रांच को मैं यहां से हटा सकता हूं, और मैं इस ब्रांच को अगर यहां से हटा दूं तो दिस रेजिस्टर विल बी, दिस कॉम्बिनेशन विल बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा वो ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टर, यहाँ रेजिस्टर, यहाँ रेजिस्टर, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टर, ये ऐसे दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। ये अपना 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया। तो अब क्या कहेंगे सर? अब आप सिंपली ये कहेंगे कि भाई 2 और 4 सीरीज में, करेक्ट है बेटा, 3 और 6 भी सीरीज में है। तो इसका मतलब इस सर्किट को अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 और 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम, 3 और 6 दैट इज इक्वल टू 9 ओम, एंड द लास्ट वन is 9 ohm and the last one is 4 ohm. अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो अब आप सॉल्व करते रहना 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/4। आई होप आपको सारे फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे। Have you understood all the formats of the Wheatstone bridge? Yes, sir. Very good. इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Very good. अब देखो, अब we will be discussing about the electrical instruments, and the two of the instrument that we are supposed to discuss here. One is the meter bridge and the another one is potentiometer. These are the two instruments that we gonna discuss. और दोनों ही electrical instrument is very important for you for your exam, ठीक है? From your exam point of view अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपको दोनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है इन योर एग्जाम। either they can ask the potentiometer or they can ask meter bridge, ठीक है? तो दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए दोनों को सुनते चलिए और समझते चलिए, ठीक है? अब देखिए मीटर ब्रिज क्या है। तो बेसिकली मीटर ब्रिज का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। तो चलो इस बात पे डिस्कशन कर ले हम लोग। मीटर ब्रिज, अगर आपका स्कूल खुला होता या जब भी स्कूल अभी खुलेगा आपको प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपको प्रैक्टिकल में ये करवाया जाएगा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। ये इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाया जाएगा। मीटर ब्रिज का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। क्यों है दैट वी विल अंडरस्टैंड विद इन अ मिनट और टू कि इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों है, बट इसको मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज दोनों कहते हैं। अब ये है क्या बेसिकली? तो याद रखो कि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure the resistance of an unknown resistor using the Wheatstone bridge concept या Wheatstone bridge principle। समझे? मतलब ये बेसिकली एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। देखो Wheatstone bridge तो बेसिकली एक अरेंजमेंट था ना, थ्योरेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर, जो आपको ये बता रहा था कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में द गैल्वेनोमीटर ब्रांच विल हैव जीरो करंट, ठीक है? तो दैट वाज अ बेसिकली अरेंजमेंट, राइट? इसी को प्रैक्टिकली एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम है मीटर ब्रिज,
जिसमें हम यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। क्लियर है? तो ये मीटर ब्रिज क्या करता है? तो मीटर ब्रिज मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। तो अब इसका पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इसका डायग्राम क्या है, कैसा दिखता है ये, उसके बाद फिर हम उसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस मीटर ब्रिज, हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट? तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का है, तो आप कंस्ट्रक्शन पहले देख लो कि ये बेसिकली ऐसे ही होती है। ये ऐसा एक कॉपर का एक वुडन फ्रेम होता है बेसिकली बेटा। वुडन फ्रेम मतलब एक वुडन प्लैंक कह लो, एक वुडन प्लैंक बना हुआ होता है और उस पे इस तरह की कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती है। वो वुडन, आप कह सकते हो वुडन प्लैंक या वुडन टेबल। टेबल तो बेसिकली उसमें पाँव नहीं होता, मतलब वो वुडन प्लैंक होता है ना, बोर्ड, वुडन बोर्ड कुछ भी कह लो। और उसमें इस तरह से कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, ये ऐसे और ये लास्ट वाली ऐसे, दो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप और उसके बीच में एक स्ट्रेट वाली कॉपर स्ट्रिप, इस तरह से टू प्रोवाइड टू गैप्स। ये अगर आप तीन कॉपर स्ट्रिप को देखें तो तीन कॉपर स्ट्रिप के बीच में आपको दो गैप दिखाई दे रहे होंगे। एक यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है दो के बीच का, और एक यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है इन दो के बीच का। मान लो इस पॉइंट को ए कह लेता हूँ, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी। तो देखो ये जो पहला वाला गैप है, इस गैप में हम एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। हैव यू हर्ड दिस नेम एवर इन योर लाइफ? Yes. Have you heard about? Okay, this resistance box basically provides you the resistance. Basically ना इसमें कीज लगी हुई होती है ना, डिफरेंट रेजिस्टेंस की की लगी हुई होती है। ठीक है, मतलब मान लो 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 30 ओम, ये सारे डिफरेंट कीज लगे हुए होते हैं। आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए आप उतना की उस की को निकाल देते हो या उतना की निकाल देते हो टू प्रोवाइड दैट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का बेसिक काम है, इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस, सुइटेबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ योर चॉइस इन द सर्किट। ठीक है, और उसमें से आप की निकाल लीजिए। तो आपको अब कितना रेजिस्टेंस आपने यूज किया वो तो आपको पता होगा ना, बिकॉज यू विल बी टेकिंग आउट द कीज फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यू बी नोइंग अबाउट द रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इन दिस गैप ए बी, तो वो तो आपको पता होगा। और यहां पर एक अननोन रेजिस्टर है, लेट दैट अननोन रेजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस एक्स, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो गैप में ये दो चीजें हो गई सर। और यहां पर ये दो, इसके बीच में एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर। ठीक है, किसकी वायर? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर बनी हुई, किसकी? मैग्नेनिन की, मैग्नेनिन की। ठीक है, मैग्नेनिन इज बेसिकली एन अलॉय। ठीक है, अलॉय आप जानते होंगे ना, अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बनी हुई होती है मैग्नेनिन की, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? तो दिस लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है, बिकॉज इसमें जो ये वायर है विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू कॉपर स्ट्रिप्स इज ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसीलिए इसका एक नाम मीटर ब्रिज है। क्लियर है? तो ये पूरी लेंथ इज 100 सेंटीमीटर और यू कैन कॉल इट एज 1 मीटर। तो ये तो हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया, ये वायर बनी हुई है। अच्छा, याद रखिएगा इस वायर की खास बात क्या है। इस वायर की खास बात यह है कि मेड अप ऑफ मैग्नीन एंड is of uniform cross sectional area. ठीक है, अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं इस सर्किट में फर्दर, और क्या कंबाइन करते हैं? तो इस सर्किट में आप फर्दर हम एक सेल कंबाइन करते हैं जिसको हम ड्राइविंग सेल भी कह सकते हैं या सोर्स ऑफ करंट कह सकते हैं। इस सर्किट में जो करंट प्रोवाइड करेगा, तो ये आपका सेल हो गया विच इज कनेक्टेड। यहाँ पर एक की लगी हुई होती है, की आप जानते हो, की का दूसरा नाम स्विच भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये ऐसे, ये आपका आउटर सर्किट हो गया। तो यहाँ पर एक की लगी हुई होती है, ये सेल लगा हुआ है हमारा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज कनेक्टेड होता है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो। यहाँ से एक और चीज कनेक्टेड होती है और उस चीज का नाम है जॉकी। उस चीज का क्या नाम है? जॉकी। यहाँ से एक वायर है, इस वायर के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक और लगा होता है, और इसके साथ साथ एक जॉक, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी होता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, और उसके साथ एक फाइनली जॉकी कनेक्टेड। आई विल टेल यू व्हाट इज जॉकी। ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग अ जॉकी हियर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सर्किट।
अब ये जो जॉकी है ना, अगर आपने देखा हो कभी, तो एक एल्यूमिनियम का एक बेसिकली पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है. It is basically a pen-like structure of made up of aluminium, which can slide over this potentiometer wire. ये जो potentiometer wire आपको दिख रही है 100 सेंटीमीटर की, ये जॉकी can be made to slide on this potentiometer wire, and because आप जो इसमें, और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, गैल्वेनोमीटर तो बेसिकली करंट को मेजर करता है, तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली लगाना वो इसलिए हमने लगाया है कि ताकि हमें ये पता चले कि वेदर वी आर हैविंग अ करंट और नॉट, वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट. ठीक है, तो जॉकी को हम बेसिकली इस वायर पे स्लाइड करते हैं, और इसका जो वर्किंग है वो इस जॉकी के स्लाइड करने पर डिपेंडेंट है. इसीलिए इस पूरे अरेंजमेंट का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मीटर वायर ब्रिज इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो वायर स्ट्रेस्ड है दैट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, और इन अदर वर्ड्स इट इज ऑफ 1 मीटर. और दूसरा 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 हाँ, दूसरा क्या कि इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द स्लाइडिंग ऑफ जॉकी ऑन द वायर ऑफ ऑन दिस वायर ऑफ मीटर ब्रिज, इसीलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है. तो प्लीज इस डायग्राम को नोट करिए ताकि मैं इसका वर्किंग समझाऊं आपको. सर जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके पीछे भी पर्पस होता है सर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई विल टेल यू द पर्पस, डोंट वरी. अभी वर्किंग में मैं समझाऊंगा, अभी तो आप इतना नोट कर लो. आई विल टेल यू द पर्पस ऑफ टेकिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर. इनफैक्ट मैग्नीन भी लेने का अपना एक पर्पस है. व्हाई आर यू टेकिंग मैग्नीन वायर, उसका भी एक पर्पस है. डांस. ठीक है, इफ इट इज डन तो आई विल टेल यू हाउ डज इट वर्क. बट बिफोर दैट इस बात को समझिए कि देयर आर टू ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस मीटर ब्रिज. वन इज कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों लेते हैं, और दूसरा ये कि व्हाई वी चूज वायर मेड अप ऑफ मैंगनीन, मैंगनीन की बनी हुई वायर क्यों चूज करते हैं. ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड्स ऑन रो एल बाई ए, इफ यू रिमेंबर राइट, where rho was resistivity, L is length and A is area. तो बेटा resistivity तो fixed है, resistivity of मैग्नीन is fixed without any doubt. अगर हम एरिया को भी यूनिफॉर्म रखें, एरिया ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, एट एवरी पॉइंट एरिया रिमेन्स सेम, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस विल ओनली बी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वायर. क्लियर है? Yes. इसीलिए एरिया को हम इसलिए यूनिफॉर्म रखते हैं ताकि सिर्फ रेजिस्टेंस का वेरिएशन किसके साथ हो, सिर्फ लेंथ के साथ हो. ठीक है, तो और आसान हो गई ना कैलकुलेशन हमारे लिए. क्या हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर 1 मीटर की वायर है, अगर मान लो कि हम 20 सेंटीमीटर पे हैं, तो रेजिस्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. अगर हम 30 सेंटीमीटर ऑफ द वायर के लेंथ पे हैं, तो रेजिस्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो इसलिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म रखा है. इज इट क्लियर? Yes. तो इसका पर्पस अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट कि A is kept constant so that the resistance of wire only depends on the length of the wire. A is kept constant so that the resistance of wire only depends on the length of the wire. A is kept constant so that the resistance of the wire only depends on the length of the wire. ये कहानी है सर. दूसरा point, why we have chosen this wire made up of manganese. तो मैग्नीन वायर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये बहुत हाई होती है. लिख लो, मैग्नीन वायर इज टेकन बिकॉज ऑफ इट्स, मैंगनीन वायर इज टेकन या चोजन, मैंगनीन वायर इज टेकन बिकॉज ऑफ इट्स हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. Manganese wire is taken or chosen because of its high thermal coefficient of resistance or resistivity. High coefficient of thermal coefficient of resistance. High thermal coefficient of resistance or resistivity. कोई मुझे बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? What is thermal coefficient of resistance or resistivity? आपको याद होगा ना कि whenever the conductor is heated means its temperature is increased, its resistance also increases, right? आपको याद होगा ये.
तो जब रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बेटा अगर मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर बहुत कम हुई, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर में अगर एक स्लाइट चेंज भी हम करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अगर थर्मल कोफिशिएंट बहुत हाई है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो जाके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। एंड आई डोंट वांट टू रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब हमारा मेन एम ये है कि रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन लेंथ, और किसी और पैरामीटर पे वो डिपेंड नहीं करे, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो, है ना। टू मेक लाइफ इजी, वी डोंट वांट द रेजिस्टेंस टू डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर्स अदर देन लेंथ। तो इसीलिए हमने टेम्परेचर के का भी मामला खत्म कर दिया बाय टेकिंग द वायर हुज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, तो आप रेजिस्ट टेम्परेचर को अगर बहुत ज्यादा भी इंक्रीज कर दोगे, देयर विल बी नो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर। और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने यूनिफॉर्म रख दिया, सो दैट रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ दीज टू थिंग्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वर्किंग ऑफ दिस मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बिफोर दैट आपको ये नहीं लग रहा कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये लग रहा होगा कि मीटर ऑब्वियसली इसका कोई प्रिंसिपल आपसे पूछ ले तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब करते क्या है, कैसे क्या करते हैं, सुने। by taking out some suitable resistance from resistance box, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है, and I don't want to confuse you much, so मैं यहाँ से resistance box हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बॉक्स समझ में आ रहा हो जब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स कहूं। तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से कुछ सुटेबल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं बिटवीन द गैप ए बी। मान लो 10 ओम का, 20 ओम का, कितना प्रोवाइड करना है वो हमें पता है। And now we start sliding the jockey from this left end. Let me call this left end as E and right end as F. हम इस जॉकी को स्लाइड करते हैं, ये जॉकी को हम स्लाइड करते हैं, और ये जॉकी को हम तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टॉप नहीं कर जाए। वी स्लाइड द जॉकी टिल द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन स्टॉप्स। भाई अगर मान लो कि किसी एक लेंथ पे जाके, लेट द लेंथ बी एल, और इस लेंथ पे पहुंच के गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक गया सच दैट दिस इज 100 माइनस एल, तो अपन क्या कहेंगे सर, अपन ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे आके हमारा जो ये मीटर ब्रिज है इट हैज बिकम बैलेंस्ड नहीं आया, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, राइट। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जब नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारी ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गई है, और अगर ये बैलेंस्ड हो गई है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का रेशियो शुड बी सेम। क्लियर है। तो मतलब मान लीजिए कि द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट अ लेंथ ऑफ एल। ठीक है, और वो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि वो कहां पर मिला, वो हम मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो, तो अगर मान लो यहां पर मिला तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब इन दोनों आर्म्स का रेशियो दैट इज आरबी बाई एक्स। आरबी की वैल्यू आपने कितनी ली है वो भी आपको प्रैक्टिकली पता है, तो आरबी बाई एक्स दिस मस्ट बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, रेजिस्टेंस सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो मान लो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल, वेयर सिग्मा मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूं। सिग्मा का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। क्या मेरी बात समझ में आई। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा एल। तो बचे हुए का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। टेल मी यस और नो, इज इट करेक्ट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, हमें x चाहिए था, तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आरबी इंटू 100 माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय एल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। नहीं आया। Can you explain? Okay, I'm explaining this again. Listen to me. I told you the resistance of the wire is only depending on the length of the wire. Is it correct? बोलो हाँ कि ना। Very good. तो बेटे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि resistance is proportional to length, तो if we will replace this proportionality sign by equal to sign, so I'll have to take some constant beta. That Yes, constant I am considering here as sigma. मान लो मैंने उस constant को sigma कहा है, ठीक है। तो अगर मुझे सिग्मा कहीं पर लिखना हो तो सिग्मा का मतलब हुआ आर बाई एल। ठीक है, ये सिग्मा है क्या, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है वो है सिग्मा। जैसे मैं आपसे कहूं
कि वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वायर का इज इक्वल टू 1 ओम है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब पर यूनिट लेंथ का मतलब पर यूनिट सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर? 10 ohm. 10 ohm. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिग्मा। डिड यू अंडरस्टैंड? यही चीज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं लिख के हम सिग्मा लिख देते हैं उसको। सिग्मा का बेसिक मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। नहीं आया? आया सर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग दिस सिग्मा, यहाँ पर जो मैंने सिग्मा लिया है, यहाँ पर सिग्मा, उसके साथ आप चाहें तो लिख लीजिएगा दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सिग्मा लिया है, तो एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा? एल लेंथ ऑफ वायर में सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल होगा या नहीं होगा? Yes. सिमिलरली 100 माइनस एल में कितना होगा? उसको भी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्मा एंड सिग्मा विल कैंसिल आउट। मुझे एक्स निकालना था, क्या एक्स लिख सकता हूं मैं ऐसे? Yes. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करो मतलब आगे क्या बढ़ते हैं, आपका टाइम हो गया, तो आज इतना ही रखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। सर मतलब मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज उसका मतलब पर्पस एक ही है सर? बिल्कुल, द पर्पस इज सेम। मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पस इज सेम। मीटर ब्रिज बस उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, उसका नाम मीटर ब्रिज।